भूमिका निभा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी देश में विपक्ष की आवाज बनते उभरे हैं। श्री राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से देश का चाहे दलित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, आम लोग हों, उनका पक्ष रख रहे हैं। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, उनको राहुल गांधी जी से बहुत ज्यादा समस्या है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी पहली तकरीर, अपना भाषण संसद में दिया, उनके भाषण के अंश काट दिए। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली थी कि उनके भाषण के जो अंश है वो सदन की कार्रवाई से हटा जाए। और अभी पिछले दिन जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हिमाचल के सांसद है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने श्री राहुल गांधी पे अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां की, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आप ऐसी भाषा का उपयोग, प्रयोग देश के प्रति पक्ष के नेता के लिए कर रहे हो, जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में जिन टिप्पणियों से परहेज होना चाहिए। हम समझते हैं कि आपकी क्या मंशा है, हम आपकी मनोस्थिति को भी समझते हैं, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सहानुभूति है अनुराग ठाकुर जी से। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मंत्री परिषद में उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिले, वो तो मिला। अब वो हताशा और निराशा उनके भाषण में नजर आ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर। I can say is attention seeker। वो राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में आने के लिए उनका दिल मचल रहा है, लेकिन उसके और भी कोई तरीके हो सकते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी केंद्र में मंत्री रही, उनका एक काम, शायद अपने मंत्रालय की उन्हें कोई जानकारी नहीं, उनका एक काम था कि सुबह उठकर सबसे पहले गांधी परिवार पर हमला कर, गांधी परिवार के बारे में झूठ और अशोभनीय टिप्पणियां मीडिया के सम्मुख, पार्लियामेंट में रखना, और उनका क्या असर हुआ आपके सामने। वो तो इस बात सुन के आई कि लोगों ने उनको सब सिखाकर जो है घर बिठा, और एक हमारे पार्टी के साधारण से व्यक्ति, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उन्होंने चुनाव में उन्हें पराजित किया।
और अब कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। अब वो मंत्रालय जिसको मैं डिप्टी टैक्स डिपार्टमेंट कहता हूं, वो अनुराग ठाकुर जी के पास। दोबारा से क्या बोलते हैं? कौन सा मंत्रालय? डिप्टी टैक्स डिपार्टमेंट। एक नया विभाग ये अपने विरोधियों के खिलाफ आपने किस तरह से निम्न भाषा का प्रयोग करना है, झूठ बोलना है, ये सब उसके अंतर्गत आता है। इसे कोई सरकारी मान्यता नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर साफ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी का भी इसमें पूरा सहयोग, क्योंकि शाम को जो ट्वीट आया उसे मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। वो क्या इसमें लिखते हैं? दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कोलीग श्री अनुराग ठाकुर इज ए मस्ट हियर, ए परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर, exposing the dirty politics of the Indy alliance। ये उनका ट्वीट है। अब ये क्या साबित करता है कि आप परोक्ष रूप से नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से जो अनुराग ठाकुर जी ने बोला समर्थन करे। अब वो इतने एनर्जेटिक थे, जैसा आपने ट्वीट में लिखा है, तो आप उनको मंत्रिमंडल में बनाते, वहां तो आपने उनको बनाया और उन्हें कौन सा काम दे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो भूल गए इस बात कि गांधी परिवार का इस देश के लिए क्या योगदान है। वो भूल गए इस बात को कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो उनकी दादी थी, उस वक्त वो बच्चे थे, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो भूल गए इस बात को कि वो श्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर। और आपने कौन सा बलिदान दिया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कौन सा बलिदान दिया? सोनिया जी के हमेशा आक्षेप करते रहे, कभी उन्हें विदेशी कहा जाता, और सोनिया गांधी जी ने, आपको मालूम है, उस देश की प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार। और प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरसिम्हा राव और बाद में मनमोहन सिंह। तो ये परिवार तो कभी सत्ता के पीछे रहा। और राहुल गांधी जी क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं बन सकते? 2 बार हमारी सरकारें रही हैं, वो इलेक्ट हो गया है, लेकिन उन्होंने मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। वो संगठन का काम करते रहे, पार्टी का काम करते रहे। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने देश में 3000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की? पहले चरण में, दूसरे चरण में भी उन्होंने पदयात्रा की, जिन्होंने पैदल चलकर देश के लोगों से रूबरू होकर देश की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, लोगों से रास्ता बना। आज कोशिश क्या हो रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। किन हालात में राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, और उसके बाद क्या हो, आनंद फानंद में उन्हें नोटिस दिया और उनका घर खाली करा दिया। क्या ये लोकतंत्र में संभव? देखा हमारी है देश के सर्वोच्च न्यायालय के कि आज भी लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास है कि उन्होंने रोका। वो तो चाहते थे कि राहुल गांधी जी सदन से बाहर हो, और उन्हें चैलेंज करते रहे, और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, ये साबित करने के लिए कि उत्तरी और दक्षिणी भारत इकट्ठा है, एक है। और उनकी लोकप्रियता 3,60,000 से वो वायनाड में जीते।
और 3,90,000 से लाइब्रेरी में। और प्रधानमंत्री मोदी जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं, 4,80,000 वोटों से जीते थे और इस बार 1.5 लाख पे है। किसकी लोकप्रियता बढ़ी है, किसकी कम हुई है, ये चुनाव ने साबित किया। और आज राहुल गांधी जी के साथ उन्हें तकलीफ जो आज जो है पूरे विपक्ष से तकलीफ है। और जिस ढंग से विपक्ष जो है एकजुट और इकट्ठा नजर आ रहा है, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप आजकल प्रधानमंत्री जी की शारीरिक भाषा देखो या उनके मंत्रियों की शारीरिक भाषा देखो तो हताशा कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोच लेकर वो चल रहे थे कि देश में संविधान को बदलेंगे, लेकिन देश की जनता ने कहा आपने देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, आपको मुंह की खानी पड़े। उत्तर प्रदेश में जहां आपने राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश की, भगवान राम ने भी आपको शराब दी, क्योंकि अयोध्या जहां मंदिर बना वहां भी आपका सांसद चुन के नहीं आया, विपक्ष का सांसद आया। भगवान राम भी आपके साथ हैं। आज देश को जरूरत इस बात की है कि हम हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं उनकी तरफ हम ध्यान। जिस तरह से निजीकरण की राजनीति चल रही है, देश के हवाई अड्डे बेचे जा रहे, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे, रेलवे बेचे जा रही, एयरलाइन आपने बेच दी, तो आप देश को बेचकर पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि आप के पास कोई भी अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं है कि आपने किस ढंग से देश में लगातार गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बढ़ रही है उसके लिए आपको क्या करना है। खाली 2-3 जो बड़े पूंजीपति है उनकी पूंजी बढ़ रही, और जो आम लोग हैं वो बुनियादी सुविधाओं से महरूम हो रहे। तो मेरा अनुराग ठाकुर जी से ये निवेदन रहेगा कि आप देश से जुड़े मुद्दों को उठाएं, और हिमाचल से जुड़े मुद्दों को आपने कभी लोकसभा में उठाया। इतनी बड़ी आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए आपने कुछ नहीं, और आप बार बार ये बात कहते रहे कि हिमाचल की मदद हुई है। और मैंने तो विधानसभा में ये बात कही, विधानसभा के पटल में मैंने ये बात कही, आज आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं कि आप श्वेत पत्र लेके आए। मैंने ये बात विधानसभा में कही कि आप श्वेत पत्र लेके आए, व्हाइट पेपर लेके आए, और आप बताएं कि आपने हिमाचल की वास्तव में कितनी मदद की। अब जो केंद्र नीति योजनाएं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें तो दायित्व है केंद्र सरकार का, प्रदेश की मदद होती है, उसको भी शायद आप जो आपदा की उनमें मदद हुई आप उसमें जो है जोड़ रहे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रदेश के हितों को की बात दिल्ली में करें,
देश की जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको आप लोकसभा में उठाएं और सस्ती लोकप्रियता जो आप लेने का प्रयास कर रहे हैं उसे बंद। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन प्लीज। कंगना रनौत कह रही है कि नशा करते हैं राहुल गांधी, उनकी जांच होनी। देखिए वो माननीय सांसद है और जब उन्होंने ये बयान दिया तो आप जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे और जितने भी उन्होंने भाषण दिए, अब क्योंकि वो सांसद है इसलिए मैं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल उनके बारे में नहीं करना चाहता और जो उन्होंने अपने बारे में बोला मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। जो उन्होंने अपने बारे में बोला क्योंकि वो महिला और हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, जो उन्होंने अपने बारे में बोला है उसको जरूर पढ़े। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो खुद दर्शाता है कि वो क्या है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई ध्यान देना जरूरी नहीं समझता। ये राष्ट्रीय स्तर पे जो टिप्पणी हुई है इस पे आप लोग क्या प्रेजेंटेशन करेंगे कुछ? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से जनता के सम्मुख रखेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी केंद्र सरकार की अगर कोई जन विरोधी नीतियां होंगी, हिमाचल विरोधी नीतियां होंगी, उनके खिलाफ भी संघर्ष करें। तब ईडी जो है सबसे एक्टिव है हिमाचल में, कई जगह पर रेड हुई है, उनमें आपके विधायक और नेताओं के ऊपर भी रेड चल रही है। देखिए मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी इस बारे में आरएस पाली ने खुद कहा है। अब अगर उन्होंने कह दिया तो उसके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है सर राजनीतिक आधार पर ये पॉलिटिकल टूल है? अब हो सकता है, लेकिन किन कारणों से हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, जब खुलासा सामने आएगा तो सब टिप्पणी करेंगे।